हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अध्यात्मन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो अध्यात्मन इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 8 यानी फिजिकल एजुकेशन के सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन टेस्ट 1 है उसके जो क्वेश्चंस आए हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन आए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, तो किस तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकले हैं, किस तरीके से हमने सोल्व किए हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, जिससे कि हम सीख पाएं कि किस तरीके से हमें फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पर आप कि यूनिट 1 जो थी प्लानिंग स्पोर्ट्स वो इसमें आ रही है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन और यूनिट नंबर 5 चिल्ड्रन एंड विमेन स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट में यानी फिजिकल एजुकेशन के टेस्ट 1 में देखने को मिलेंगे और इन्हीं के सॉल्यूशंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखो यहां पर कि एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, क्या एडवांटेज होगा नॉकआउट टूर्नामेंट का। ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, तो सीधा सीधा अपन देखेंगे कि सबसे पहले कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट वो होता है जिसमें जो टीम्स होती हैं, जो टीम्स इसमें होती है, जैसे कि हम यहाँ पर ए और बी टीम की बात कर लेते हैं। किसकी? ए और बी टीम की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में फेस ऑफ करेंगी, इनका मैच होगा आपस में, तो जो टीम हार जाएगी, जैसे ए टीम है वो हार गई, तो ये सीधा सीधा एलिमिनेट होगी, अपने घर चली जाएगी। जो बी टीम है वो आगे टूर्नामेंट में खेल पाएगी। तो ये एक देख लो। इसके बाद ये होता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। अब यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कि अगर ऐसे टीम डायरेक्टली हारने के बाद एलिमिनेट हो रही है तो टीम्स की जो नंबर है यानी टीम की जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम, और जितनी कम टीमें बचेगी उतनी कम क्या होंगे, मैचेस। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। देखो एडवांटेज हमें ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन है लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। क्या हमें कम नंबर ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी? देखो मैंने यहाँ पे बोला कि कम टीम होगी, कम मैचेस होंगे, तो कम ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सही बात है, ये ऑप्शन एप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक लग रहा है। और भी चेक कर लेते हैं। गुड स्कोर, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक मैच में हर एक टीम चाहती है कि वो अच्छा स्कोर करे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि एलिमिनेट हो जाते हैं ना, दैट्स वाई वो चाहते हैं कि हर एक मैच में वो ऐसा खेले कि ये उनका लास्ट मैच हो। ठीक है, मैनी मैचेस, अब मैंने कहा कि टीम्स धीरे धीरे एलिमिनेट हो रही हैं, कम हो रही है, तो मैच ज़्यादा थोड़ी होंगे, मैच तो कम होंगे। ठीक है, और हेल्दी टूर्नामेंट वो ऐसे भी होगा, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट है ना, नॉकआउट टूर्नामेंट है, चाहे दूसरा टूर्नामेंट हो, कोई सा भी टूर्नामेंट हो, वो हेल्दी टूर्नामेंट मतलब उनको सिस्टमैटिक तरीके से हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा आपका लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। किसकी बात कर ले? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग जब हम करते हैं, हम प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि सिस्टमेटिक और एक ठीक तरीके से हम हमारे टारगेट को, हमारी मंजिल को हासिल कर पाए, सफलता तक पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। देखो पहला दिया है टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जी हाँ, अगर हम ठीक तरीके से प्लानिंग करेंगे, उसको राइट टाइम पे एग्जीक्यूट कर देंगे, तो क्या हम नॉट ओनली इन स्पोर्ट बट हर एक फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। मैं स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक फील्ड में हम क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अगर हम ठीक तरीके से प्लानिंग करते हैं। हम ठीक तरीके से प्लानिंग करके राइट टाइम पे उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो फिर तो मजे ही मजे है। ठीक है, तो ये देख लेना, ये ठीक लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे। हारमोनी, ये तो नहीं है बिल्कुल। अवेयरनेस नहीं, प्लानिंग का और अवेयरनेस का क्या, वो तो जब लोगों को पता चलेगा ये स्पोर्ट्स है, ये टूर्नामेंट है, इसके लिए है, तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी अप्रो पीरियड नहीं है, ये भी अप्रो पीरियड नहीं था बी वाला। फिटनेस, फिटनेस तो ऑब्वियस सी बात है, फिटनेस होती है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव प्लानिंग से क्या रिलेशन है? नहीं, हम तो अच्छा करना चाहते हैं ना, प्लानिंग क्यों करते हैं? हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि जिस भी फील्ड में हम हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो अच्छे से हम कर पाए, वो अच्छे से हम कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए, जिससे कि हमें क्या मिले, सक्सेस मिले। ठीक है, तो राइट क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, जो कि क्या है, टू इंप्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो हाउ मेनी बाइज आर इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। हाउ मेनी बाइज, जब हम बाइज देते थे ना, जब हम ड्रॉ फिक्सर करते थे,
टूर्नामेंट्स का, नॉकआउट टूर्नामेंट्स का, तो 22 स्ट्रॉन्ग टीम को दिया जाता था ताकि वो पहले राउंड में एलिमिनेट ना हो, उनको सेकंड में चांस मिल जाए, ठीक है। तो टूर्नामेंट विद 21 टीम्स, आपके पास टीम्स कितनी है? 21 टीम्स हैं और हमें निकालने हैं 22। तो 22 निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम निकालते हैं। सबसे पहले जो नंबर ऑफ टीम है वो कितनी है? 21 है। तो सबसे पहले हम निकलेंगे पावर ऑफ 2, ठीक है। तो 21 की पावर ऑफ 2 कितनी हो जाएगी? 21 की पावर ऑफ 2 हो जाएगी आपकी 32। कितनी? 32 माइनस नंबर ऑफ टीम्स कितनी है आपके पास? 21। कितनी है? 21 आपके पास ये बची हुई है। तो बचाओ, कितने बचेंगे? करो, कितने 22 हमारे पास निकलेंगे? यहां पर हमारे पास निकलेंगे टोटल 11। कितने? 11 22 हमारे पास निकल जाएंगे। 11 22 हमारे पास क्या है? निकल जाएंगे, ठीक है। जो 21 का पावर ऑफ 2 होगा वो कितना होगा? 32। और जब 32 में से हम 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? ओनली 11। तो नंबर ऑफ 22 कितने हो गए? 11। नंबर ऑफ 22 कितने हो गए? 11 हमारे पास हो गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू, कि जो स्पेशल सीडिंग है वो किसको दी जाती है? तो ये ध्यान रखना, जो बाई है और सीडिंग है, ये मेथड होते हैं स्ट्रॉन्ग टीम को ये दिए जाते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग टीम पहले राउंड में एलिमिनेट होने से बच जाए और सेकेंड राउंड में वो पहुंच जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, मीडियम टीम को नहीं दिए जाते हैं, वीक टीम को तो बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं, ऑल ऑफ दी अबव नो। बचा क्या? स्ट्रॉन्ग टीम, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला, ठीक है। आगे चलेंगे हम। देखो आगे को हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? विच फिक्सचर इज ऑल्सो नॉन एज बर्गर्स सिस्टम। देखो, विच फिक्सचर इज ऑल्सो नॉन एज द बर्गर सिस्टम, कौन सा ऐसा फिक्सर है जिसको हम बर्जर सिस्टम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नॉकआउट फिक्सर को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। नॉकआउट फिक्सर को हम इस सिस्टम से नहीं जानते। जब हमने प्लानिंग इन स्पोर्ट पढ़ी ना, यूनिट 1, उसमें हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही दे दिया था। लेकिन किस टूर्नामेंट के बारे में था वो? कॉम्बिनेशन फिक्सर? नहीं, ये भी नहीं है। चैलेंज टूर्नामेंट? जी बिल्कुल नहीं है। राउंड रॉबिन जो होता है ना हमारा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, उसको हम बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बर्जर सिस्टम किसको बोलते हैं? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स। देखो, नंबर ऑफ राउंड्स हमें निकालने हैं सिंगल लीग में। किस में निकालने हैं? सिंगल लीग में निकालने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ राउंड्स हमें निकालने हैं सिंगल लीग में। किस में निकालने हैं? सिंगल लीग में हमें निकालने हैं। तो किस तरीके से? द फिक्सचर इज व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज इवन। जब आपकी जो नंबर ऑफ टीम है वो किस में दी जाए? इवन में। और आपको नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं सिंगल लीग में, तो क्या एन से निकलेगा? ये तो एन तो नंबर ऑफ टीम को प्रेजेंट करने के लिए आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एन -1/2 नहीं, ये तो अपर हाफ लोअर हाफ की टीम्स हम निकालते हैं तब यूज में किया जाता है। n-1 नहीं, ये तो निकालते हैं सिंगल लीग के लिए हम निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स सिंगल मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस सिंगल के लिए, लेकिन वो ऑड में जब हमें दिए जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। यहाँ तो इवन की बात की है, तो इवन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n-1/2। ये इवन के लिए फॉर्मूला होता है सिंगल लीग में राउंड निकालने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। किनको? मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। तो यहाँ पर देखना, टेक्निकल कमिटी। अब टेक्निकल कमिटी यानी ये कमिटीज में आ गई। जो हमने 12 टाइप की कमिटीज पढ़ी थी ना, कि किस कमिटी का क्या काम होता है, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, तो वही हमें यहाँ पे राइट आंसर फॉलो करेगा, ठीक है। कैसे? देखें, टेक्निकल कमिटी का मतलब, अब टेक्निकल काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या दिए? टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी। नहीं, ये टेक्निकल कमिटी का काम नहीं होता है। सेकेंड है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। जी हाँ, जो काफ़ी इश्यूज आते हैं ना टेक्निकली, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में, इनमें उनका काम कौन करता है? ये देखो कौन करता है? टेक्निकल कमेटी। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन 2 दिए हुए, यानी कि हम डी ऑप्शन को
और जो बी ऑप्शन है उसे हटा देते हैं, क्योंकि ए में क्या आएगा, सेकंड वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमारे पास है और सी में, तो हमें कंफर्मेशन किन में करनी है, ऑप्शन ए और सी में, कि देखना है कि ए और सी में कौन सा सही है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। फाइनेंस कमेटी, सीधी बात कि जो पैसे होते हैं, जो पैसा होता है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, उसके बारे में नॉलेज रखेगी। तो फाइनेंस कमेटी किस पे आ जाती है, टू डील्स विद द मनी एंड एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर देखो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, खर्चे होते हैं, वो सब कौन सी कमेटी देखती है, वो फाइनेंस कमेटी, यानी बी का कौन सा हो गया, थर्ड। तो ये बी का यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में बी का थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इनको भी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करती है, फैसिलिटी शिफ्टिंग की प्रोवाइड कराती है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचा देती है। ठीक है, फर्स्ट एड कमेटी इलाज करती है, क्या करती है, इलाज, मेडिकल फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करवाती हैं। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, सी का जो है आपका क्या हो जाएगा, सी का जो होगा वो आपका हो जाएगा ये, टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, यानी ये वाला। ठीक है, और जो आपका लास्ट है फर्स्ट एड कमेटी, वो 4 हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेना, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन बी। कैसे, ए जो है वो थर्ड को रिलेट करता है, ए जो है वो किसको रिलेट करता है, सेकेंड को, ए जो है किसको रिलेट करेगा, सेकेंड को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए जो है वो आपके सेकेंड को रिलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद बी जो है वो रिलेट करेगा आपके फाइनेंस कमेटी, यानी थर्ड वाले को। बी किसको रिलेट करेगा, थर्ड वाले को रिलेट करेगा। ठीक है ना, इसके बाद सी जो है ट्रांसपोर्ट कमेटी, वो किसको रिलेट करेगा, सी जो है आपका ट्रांसपोर्ट कमेटी यानी फर्स्ट वाले को, किसको रिलेट करेगा, वो फर्स्ट वाले को। और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, फर्स्ट एड कमेटी, सीधा सीधा वो फोर्थ वाले को रिलेट कर जाएगा। तो ये आपके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये आपके राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेना, थोड़ा इधर इसमें फॉल्ट है तो इसको हटा दो और राइट ऑप्शन ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका राइट ऑप्शन, कि जो फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है उसका काम क्या, वो मनी और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके साथ डील करती है। टेक्निकल कमेटी क्या करती है, टेक्निकल कमेटी जो डिस्प्यूट आते हैं उन्हें सोल्व करती है। ट्रांसपोर्ट कमेटी शिफ्टिंग का काम करती है। ठीक है, और फर्स्ट एड कमेटी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। ओके, तो ये राइट वन है, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। ठीक है, विच इज स्टेटमेंट इज दिस नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, प्रोटीन न्यूट्रिशंस को फॉर्म करता है, जी हाँ करता है। प्रोटीन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड, दोनों के बैलेंस को रेगुलेट करके चलता है, मेंटेन करके चलता है, जी हाँ ये भी सही है। प्रोटीन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जी वो तो खुद ही है। तो ये थोड़ा सा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ये थोड़ा सा मतलब सहा नहीं जा रहा है हमसे। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं बाकी लास्ट को। प्रोटीन मैक्स एंटीबॉडीज, जी हाँ प्रोटीन तो एंटीबॉडी बनाएगा। प्रोटीन क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाता ही है। ठीक है ना, हाँ तभी तो हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, और थर्ड इन द सेंस मतलब डी ऑप्शन भी सही है। और जो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है, प्रोटीन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, इसमें एक्चुअली स्पेसिफिक रीजन हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन इसमें हमें नहीं दिया हुआ है, दैट्स वाई कि ये जो है अनअप्रोप्रिएट हमें लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू अबाउट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखो, मैच द फॉलोइंग, हमें ये भी करना है। अब यहाँ पर देखना है किस विटामिन को दूसरा नाम दिया गया है और वो नाम क्या है, किस विटामिन को कौन सा दूसरा नाम दिया गया और वो नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट विटामिन B12, किसकी बात करेंगे, B12 की हम बात करते हैं कि विटामिन B12 क्या होता है। देखो यहाँ पर, तो विटामिन B12 को हम बोल सकते हैं कोबालमिन, क्या बोल सकते हैं, कोबालमिन, यानी जो फर्स्ट होगा उसका क्या हो गया, सी, फर्स्ट वाले का क्या हो गया, सी। इसके बाद देखो विटामिन B3, विटामिन B3 को हम क्या बोल सकते हैं, विटामिन B3 को हम बोलेंगे नियासिन, क्या बोलेंगे, नियासिन। तो ये सेकंड का क्या हो जाएगा आपके, सेकंड का आपके हो जाएगा डी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। विटामिन B7 को हम क्या बोलते हैं, देखो विटामिन B7 को हम बोलेंगे
बायोटीन, क्या बोलेंगे? बायोटीन। विटामिन B7 को हम क्या बोलेंगे? बायोटीन। जो थर्ड है वो कौन सा हो गया? बी वाला ऑप्शन। और फोर्थ जो बचा हमारे पास, देखो विटामिन B1 किसे बोलेंगे? तो विटामिन B1 हमें पता है, थायमिन को हम विटामिन बी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस निकलेंगे। अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में सी आ रहा है, जी हाँ। सेकंड में डी, ओके। थर्ड में बी, वेरी गुड। फोर्थ में ए। तो ये सीधा सीधा हमारे पास राइट निकल गया, क्योंकि हम उसी ऑप्शन की बात करेंगे एक्यूरेट, जो एक्यूरेट करेक्ट हो, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि विटामिन B12 को हम क्या बोलेंगे, विटामिन B3 को क्या बोलेंगे, B7 को क्या बोलेंगे, B1 को क्या बोलेंगे। अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम इन ऑप्शंस का कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें तो एक्यूरेट आंसर याद होना चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए, कौन से विटामिन को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं और वो नाम क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देख लेना, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट ऑप्शन है ए। कौन सा है? ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? कि कौन सा विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस का कारण बनता है? देखो डेफिशिएंसी ऑफ ई, जी नहीं, ये नहीं बनता। ये तो बोन मसल्स और जो कमज़ोर बाल होते हैं, ठीक है, इनका कारण बनता है विटामिन ई, तो ये नहीं होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जी स्कर्वी होती है इससे, तो ये भी नहीं होगा। विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जी इससे तो बिल्कुल नहीं होता है। बचा क्या? ए। हमने पढ़ा था जब विटामिन के बारे में पढ़ा, जो विटामिन ए होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो विटामिन ए के द्वारा क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी रात में अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, हु डिस्कवर विटामिन ए? किसने विटामिन ए को डिस्कवर किया? ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है जनरल साइंस में, तो वैसे पूछा गया है। तो देखो ये किया है डॉक्टर MC कॉलम, ठीक है। डॉक्टर MC कॉलम ने इसको डिस्कवर किया है। विटामिन ए को किसने डिस्कवर किया है? MC कॉलम ने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी जो है वो 10th का है, 11th का ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, सीधा सीधा 12 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इन मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इज? देखो, इन मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स द रेशियो, मतलब हमें रेशियो बताना, अनुपात बताना है हाइड्रोजन एटम का और ऑक्सीजन एटम का कितना होता है ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमें पता है, लॉजिक सी बात है, और ये तो नॉलेज में होनी भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और ऑक्सीजन एटम वो कितने होते हैं? तो 1। तो 2:1 ये इस तरीके से बताया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 1। तो ये नॉर्मल सा इसका आंसर है। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये फर्स्ट ही दिया हुआ है, तो पहला ही आंसर करेक्ट है, बाकी ये दो नहीं होते हैं। ऑक्सीजन के रेशियो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये ध्यान रखना है, किनके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है, कार्बन के होते हैं, लेकिन इनके नहीं होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे, देखो, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। अब एक्चुअल में जो आपके टेस्ट पेपर था, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट 1, वहां पे थोड़ा सा मिसलीड हो चुका था। वो क्या था कि एक्चुअल में B5 जो विटामिन B5 है वो आपसे पूछा गया था, बट एक्चुअल में पूछा जा रहा था B3। क्या? विटामिन B3। तो यहां पर हमारे पास जो डिजीज हैं, जो ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, ये ऑप्शन सीधे सीधे B3 के थे। किसके थे? B3 के, ठीक है। यानी राइट ऑप्शन जो होगा वो विटामिन B3 का होगा। यानी विटामिन B3 की कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? तो हमें याद रखना है कि विटामिन B3 की कमी से हमें होती है पेलेग्रा डिजीज। कौन सी डिजीज हो जाती है? पेलेग्रा डिजीज। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको B5 दे दिया था, दैट इज द वन कंफ्यूजन। तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि जो
इसका राइट क्वेश्चन होगा वो क्या बनेगा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। आपको इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सी डिजीज हमें होती है, पेलेग्रा डिजीज हमें हो जाती है। विटामिन B5 जो है एक्चुअल में यहां पर बोला गया है कि जो विटामिन B है उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, हालांकि उससे कोई स्पेसिफिक डिजीज तो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन उसमें हमें सिक फीलिंग आने लगती है, वॉमिटिंग, ठीक है, चक्कर आना काइंड ऑफ, ये सारे सिम्टम्स हमें विटामिन B5 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से याद रखोगे कि जो विटामिन B3 है उसकी कमी से क्या हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है ये आपको पता करना है। ठीक है ना, विटामिन B3 की कमी से हमें पेलेग्रा डिजीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, ये दूसरे विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन हमने करा भी था। ठीक है ना, विटामिन A उसकी कमी से हमें कौन सी डिजीज हो रही थी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम, विच वन ऑफ द गिवन मिनरल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल आसान इसका आंसर है कि कौन सा मिनरल है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। तो हम बात ही सीधी करते हैं आंसर की, हमारे आयरन की बात करते हैं। ठीक है, आयरन मैन बन जाता है जब बात किसकी आती है, फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की बात आती है, तो हम लोग क्या बन जाते हैं, आयरन मैन बन जाते हैं। तो बस यही ध्यान रखना कि आयरन मैन कब बनते हैं, जब बात किसकी हो, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की हो, यानी ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसको आप इस तरीके से समझना। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो मिसलीड हुआ है उसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। जो विटामिन B2 है उसका दूसरा नाम क्या होता है, देखो, नियासिन, थायमीन। ठीक है, ये हमने अभी इससे पहले मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन था उसमें देख लिए थे, तो वहां पर ये दोनों दूसरे विटामिन के लिए थे, B2 के लिए नहीं थे, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। ओके, बचा क्या, राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड। ये नहीं होता है, ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, ये आता ही नहीं है, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े थे ना उसमें ये नहीं आता है। तो बचा क्या, राइबोफ्लेविन। कौन सा बचा, राइबोफ्लेविन। जी हाँ, विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है वो क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबो क्या, फ्लेविन हम उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि राइबोफ्लेविन B2 का दूसरा नाम होता है। विच पोस्टरल डिफॉर्मिटी हैज कन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट, यानी दोनों साइड पर। कौन सी साइड पे, दोनों साइड पर। फ्लैट फुट नहीं, ये तो स्पाइनल में आएगा ही नहीं। ठीक है ना, नॉक नीज ये भी नहीं होगा। ठीक है, काइफोसिस जो होता है वो होता है बैकवर्ड। ठीक है, बचा क्या, स्कोलियोसिस, ये दोनों तरफ होता है। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट, आगे पीछे डायरेक्शन लेस होता है ना, तो कहीं पे भी ये हो सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी। कौन सा, डी। ठीक है ना, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच मोटर स्किल्स इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल। देखो, वॉलीबॉल को स्मैश करने में, वॉलीबॉल को क्या करने में, स्मैश करने में, तो स्मैश ऐसे किया जाता है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, फिंगर्स, हाथ की, इनकी। तो ये हमने देखा था ग्रोस में कौन सी आती है, लार्ज वाली, फाइन में कौन सी आती है, स्मॉल वाली। तो स्मॉल मसल्स की जरूरत पड़ रही है ना, ग्रोस मोटर ये तो है ही नहीं, हटा दो इन दोनों को, ऑप्शन को। बचा क्या, ऑप्शन ए और बी, इसमें से हमें क्लेरिफाई करना है। तो ग्रोस लार्जर मसल्स, यानी जो लोअर पार्ट है वो आ गया। ठीक है, तो इसका तो बिल्कुल नहीं। बचा क्या, फाइन, जो कि हम स्मॉल मसल्स के लिए यूज करते हैं। कौन सी मसल्स के लिए यूज करते हैं, स्मॉल मसल्स के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा 17 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है, लॉर्डोसिस है, तीनों स्पाइनल डिफॉर्मिटीज होती हैं। जी हाँ, होती हैं। फ्लैट फुट होती है क्या, नहीं होती है। तो ये लॉजिकल क्या है, राइट आंसर आपका डी। इन्होंने बोला है नॉट, यानी इन नेगेटिव सेंस, कौन सी स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, काइफोसिस होती है बैकवर्ड, इनवर्ड, ये डायरेक्शन लेस, सी कर्व, और ये तो फ्लैट फुट, यानी पैरों की बात की, पाँव की बात की गई है। तो यहाँ पे स्पाइनल का कोई रोल ही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच पोस्टरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू द पोस्टेरियर कर्व ऑफ द स्पाइन, यानी पीछे वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे स्कोलियोसिस की। किसकी बात करेंगे, स्कोलियोसिस की बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सी टाइप होता है ना,
कौन सा टाइप होता है इसकी शेप? सी टाइप। तो ये पीछे की तरह होता है, ज़्यादातर पीछे की तरफ ये घुमा होता है, ठीक है। काइफोसिस होता है, ठीक है ना, लेकिन ये सी टाइप बिल्कुल बनता नहीं है, नॉकनीस होगा ही नहीं। ऑप्शन डी, हम तो स्पाइनल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। लॉर्ड ओसिस जो होता है इनवर्ड होता है, क्या होता है? इनवर्ड, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? स्कोलियोसिस। तो ऑप्शन ए आपका 19 में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, हलासन इज यूज फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज। हलासन आसन का यूज हम किस डिफॉर्मिटी से बचने के लिए करते हैं? तो यहाँ पर काइफोसिस जी नहीं करते हैं, नहीं बताया, इसके लिए कुछ और था। स्कोलियोसिस के लिए करते हैं जी नहीं। फ्लैट फुट के लिए आसन नो। लॉर्ड ओसिस के लिए हम कौन सा आसन करते हैं? हलासन, ठीक है। हलासन हम ये करते हैं, इससे क्या होता है कि जो आपकी स्पाइन है वो एक सही पोस्चर में आती है, स्ट्रेट पोस्चर में, यानी जो नेचुरल होते हैं उसमें वो आती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा 20 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस द डैश मसल्स फॉर कैरिंग आउट डैश एक्टिविटीज, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस भरने हैं, ठीक है। स्मॉल पोस्चर, देखो फाइन है तो स्मॉल पोस्चर के बारे में बात की होगी, लेकिन क्या स्मॉल पोस्चर तो होता है बैलेंस मेंटेनेंस के लिए होता है, हाँ, बैलेंस मेंटेन, या फिर हमें और भी एक्टिविटी करनी पड़ती है जो सटीक हो, जो बिल्कुल सटीक हो। तो यहाँ पर स्मॉल तो आ रहा है, ये सही हो सकता है, लेकिन क्या उसमें हम बैलेंस ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे? बैलेंस के लिए तो हमें लोअर पार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, यानी लार्जर मसल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जी हाँ। तो ये नहीं होगा, लार्जर मसल्स फाइन में आता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ये थर्ड वाला भी लार्जर मसल्स है, क्योंकि हम तो फाइन की बात कर रहे हैं, फाइन में तो स्मॉल आता है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं बचा, क्या स्मॉल? जी हाँ करेक्ट है। प्रिसाइज यानी सटीक, बिल्कुल सटीक तरीके से हम क्या करेंगे? उस चीज को कंप्लीट करेंगे, है ना। बिल्कुल जैसे मैंने वॉलीबॉल को स्मैश किया, तो बिल्कुल ठीक तरीके से स्मॉल मसल्स का यूज करते हुए मैंने उसको क्या किया? स्मैश किया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा 21 के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है मोटर डेवलपमेंट एक बच्चे में? एक बच्चे में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोटर डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर देखो, सेंसरी इंटीग्रेशन, जी ये तो करता है। मसल टोन, जी हाँ ये भी करता है। एंड्योरेंस, जी हाँ ये भी करेगा, ठीक है। जब उसे कोई हैवी चीज उठानी होगी, दौड़ना होगा, कूदना होगा, तो एंड्योरेंस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो तीनों चीज़ें करता है। कॉन्फिडेंस करता है क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस ये नहीं करेगा ना। मोटर डेवलपमेंट में तो हम सिर्फ बोन्स मसल्स इनकी बात करते हैं, कॉन्फिडेंस ही इनकी बात थोड़ी करते हैं। तो ये तो मानसिकता होती है, मेंटल एनर्जी पर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन सी आपका जो होगा, ऑप्शन सी जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 के लिए चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है मोटर डेवलपमेंट के रेफरेंस में। देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल, जी हाँ पूरा इसी के बारे में तो है मोटर डेवलपमेंट, बोन और मसल्स के बारे में, तो ये तो सही है। इट इज सपोर्टेड बाय फिजिकल एक्टिविटीज, हाँ अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तभी तो हमारी बोन मसल स्ट्रॉन्ग होगी। इट अकर्स ओनली इन द चाइल्डहुड स्टेज, जी ये नहीं है, ये ऐसा थोड़ी है कि बचपन में ही, मतलब जो बचपन में हमारी एज होती है, छोटी एज, उसी में डेवलप मतलब होता है। लेकिन ये क्या है कि मोटर डेवलपमेंट बचपन से लेकर कर जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, वहाँ तक चेंज होता रहता है। हम देखते हैं ना, छोटे हम होते हैं कमज़ोर होती है, धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे वीक होते हैं तो वापस, जैसे बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं, वैसे ही वापस से वीक होते जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मोटर डेवलपमेंट के रेफरेंस में सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, लास्ट वाला भी देख लें, इट इज़ अफेक्टेड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स, करता है मोटर डेवलपमेंट को जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट करता है, तो ये भी सही लग रहा है ना। तो जो सपोर्ट नहीं कर रहा ऑप्शन वो कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, बिल्कुल ठीक है। तो 23 में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में चलते हैं, कैलकुलेट द BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसमें गर्ल के लिए, लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, ठीक है, कि उसका जो वेट है वो कितना है? 68 kg, क्या है? 68 kg। और जो हाइट है, जो हाइट यहाँ पर दी गई है वो है 161 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हाइट दी गई है। तो बताना है जो 68 है क्या वो गर्ल के लिए आइडियल वेट है या वो ज़्यादा है, कम है? तो ऑप्शन है अंडर वेट। अंडर वेट तो बिल्कुल नहीं है, 68 kg अंडर वेट होगा क्या? नहीं,
ठीक है। नॉर्मल वेट जी, नॉर्मल तो नहीं मानेंगे, ये नॉर्मल होगा तो फिर नहीं, नॉर्मल भी नहीं है, अंडर वेट भी नहीं है। ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 1 में तो काफ़ी ज़्यादा वेट आ जाता है, ठीक है, फिर तो वो ओबेसिटी प्रॉपर तरीके से चालू हो जाता है, मोटापा, ठीक है, वो भी नहीं होगा। अवर वेट हम मान सकते हैं, आइडियल वेट मान सकते हैं हम 55 टू 60 हाइट के अकॉर्डिंग, 55 टू 60, ठीक है। तो ये मान सकते हैं आइडियल वेट गर्ल के लिए, लड़की के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो ज़्यादा है, वेट 68 kg है, हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही है, तो ये अवर वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवर वेट। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 कैसे स्टडी बेस है, मोटर डेवलपमेंट ओनली हैपन्स व्हेन द चाइल्ड इज बायोलॉजिकली एंड मेंटली रेडी फॉर इट। देखो, जब बच्चा फिजिकली और मेंटली रेडी हो जाए तभी वो मोटर डेवलपमेंट उसमें डेवलप हो पाता है। मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज बर्थ टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर के मौत तक काफ़ी ज़्यादा उसमें बोन्स, मसल्स, काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज हर एनवायरनमेंट। जी हाँ, मोटर डेवलपमेंट होगा तभी तो वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होंगी उन्हें वो कंप्लीट कर पाएगा। ये भी सही है। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ। अब चाइल्डहुड की जो पहली स्टेज होती है उसमें जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है, फिर थोड़ा धीमा हो जाता है बच्चा, फिर है ना, फिर उसके बाद वापस से धीरे धीरे वो वर्क में आती है और डेवलप होता रहता है। द फाइनल स्टेज डज नॉट हैव एनी मार्क्ड न्यू डेवलपमेंट। और फाइनल स्टेज में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया वहाँ पर देखने को मिलेगा। रेदर इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मास्टरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स अचीव्ड इन द फर्स्ट टू स्टेज। यानी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड में हम जिस तरीके से मोटर डेवलपमेंट बेटर कर पाएंगे ना, वही आगे जा कर के हमारा मतलब आगे का टाइम जो एज है और जिस तरीके से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है देखें, देखते हैं। विच फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? ये तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। टेक्निक, स्किल एंड स्टाइल। क्या ये स्किल्स? नो। स्टाइल भी नो, और टेक्निक भी नहीं, ये नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ऑप्शन ए क्या है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जी करता है। न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस करने की अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो अफेक्ट होगा नहीं होगा आपका मोटर डेवलपमेंट, होगा, तो ये राइट है। ओबेसिटी, जी हाँ, मोटापा होगा तो आप किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, एक्टिवली नहीं कर पाओगे, एनर्जी नहीं होगी। पोस्टरल डिफॉर्मिटीज, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये फ्लैट फुट, नॉक नीज, ये होंगे तो हम क्या ठीक तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो अफेक्ट कर गया। फिजिकल एक्टिविटीज अगर नहीं करेंगे तो मोटर डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। तो दोनों सही है, दोनों ऑप्शन ए बी सही है। ऑप्शन सी के इसी के बारे में कि जो आपके दोनों ऑप्शन है ना, ए और बी, वो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन टेस्ट 1 को लेकर के, जिसमें हमने 3 यूनिट डिस्कस की। यूनिट 1 प्लानिंग स्पोर्ट्स, सेकंड स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज जो है मतलब 5th यूनिट जो है आपकी चिल्ड्रन एंड विमेन स्पोर्ट। अब इसके क्वेश्चंस हमने लॉजिकली करें, एक्यूरेटली करें, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, सोचने का इतना। जो चीज़ एक्यूरेट है वही आपको ऑप्शंस में देखनी पड़ेगी कि विटामिन B2 उसका दूसरा नेम क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, मोटर डेवलपमेंट की क्या टाइप है, उसमें कौन सी मसल्स आती हैं, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग में क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, कमिटीज़ में क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, बाइस किसको दिए जाते हैं, सीडिंग मेथड क्या होता है। तो इन सबको जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे तभी हम आंसर्स कर पाएंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे? आंसर्स कर पाएंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन में आपको नहीं मिलेगा। डिटेल में आपको हर एक टॉपिक जो आपके टर्म 1 में आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा, उसी पर आप स्कोर कर पाओगे अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। किसी टाइप का कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें टाइप कर सकते हैं, और इससे रिलेट आपको आंसर की और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।